पूरा पेपर जो है इसका 2 घंटे करीब में ख़त्म हो गया था, पहले ही हो गया था। बड़े भाई जब मैथ्स की ट्यूशन पढ़ते थे ना तो ये साथ में उनकर बैठ जाता था कि यार ठीक है टाइम पास ही तो करना है, बैठ जाता हूँ कुछ कुछ सीख लेंगे। होमवर्क जो भी होता था क्लास वगैरह का खेलने के हिसाब से तो वहीं पे बस में ही ऑलमोस्ट सारा जितने भी सब्जेक्ट का है सारा होमवर्क वहीं पे ही कंप्लीट करना मेन। 3 काम बता दे जो मेरे को करने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए इतने नंबर लाने के लिए। कैसा लग रहा है फाइनली जब 660 नंबर आ गए तो? हाय एवरीवन, तो यार आज हमारे साथ है मनीष और इनके नीट में 660 नंबर आए थे और आज तक मैंने कभी इतना अनकन्वेंशनल नीट एस्पिरेंट नहीं देखा जितने ये मनीष जी है हमारे। तो यार इससे पूछते हैं इसने क्या क्या किया, कैसे किया। तो भाई ये कौन सी बार नीट का आपने एग्जाम दिया था? थर्ड बार। और तूने बीएससी में एडमिशन ले लिया था ना? यस सर। कहाँ पर पढ़ रहा था तू? यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार में। तो ये हरिद्वार में पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में, है ना। अब जब इससे सेकंड टाइम पे अपना एग्जाम दिया था तो इसके केमिस्ट्री में नंबर आए थे करीब 100 करीब कुछ नंबर थे, एग्जैक्ट इसको भी नहीं पता। और इस बार इसके 165 अराउंड नंबर आए केमिस्ट्री के अंदर। तो यार बहुत सारे बच्चे हैं कोई ना कोई सब्जेक्ट में आज स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोई केमिस्ट्री में कर रहा है, काफी सारे फिजिक्स में कर रहे होंगे क्योंकि थोड़ा फिजिक्स में गड़बड़ हो जाती है नीट में, कुछ बायोलॉजी में कर रहे होंगे। तो अगर मेरे को एक साल में एक सब्जेक्ट में 60-70 नंबर इंप्रूव करने हैं तो तूने कैसे केमिस्ट्री में 60 नंबर इंप्रूव किए या 65 करीब नंबर जो इंप्रूव किए? इसके लिए सर मेन तो जो मैंने फोकस किया था वो लेक्चर के ऊपर ही पूरा था। पहले साल में मुझे लग गया था कि जहाँ पे मेन फंस रहा हूँ वो केमिस्ट्री ही है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो ठीक ठाक ही था ऑलमोस्ट जैसा तैसा था। फिर इसमें जो मैंने अब मैक्सिमम मैंने लेक्चर को फोकस दिया, कंप्लीट लेक्चर्स देखे, साथ साथ में जितने क्वेश्चन थे और एक एक टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर देखने के अलावा मैंने 3-4 अलग अलग जहाँ से हो सके, जैसे रिवीजन लेक्चर्स हुए, जेई के साथ जो चलते हैं वो, फिर नीट के साथ जो आखिरी में लेक्चर चले वो, फिर उसके बाद जो आखिरी में क्वेश्चन का जो सीरीज चला था वो भी पूरा देखा मैंने क्वेश्चन का। तो इसने पहले तो थ्योरी लेक्चर देख डाले सारे, और ये सारे 2x पे देखने वाला बच्चा है, 2x पे सारे लेक्चर देखता था। फिर इसने इसके बाद नीट रिवीजन के भी लेक्चर देखे, इसने फिर जेई रिवीजन वाले लेक्चर भी देख डाले क्योंकि सवाल की वैरायटी वहां पर अलग होती है, अलग टाइप के वहां पर इसको सवाल मिल जाते हैं। और फिर फाइनली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज होती है जिसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोलते हैं, जो एकदम लास्ट में चलते हैं एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले, इसने केमिस्ट्री में वो देखे। तो इफेक्टिवली अगर अपन एक बार बात करें तो सेकेंड ईयर में तूने एक बार भी इनऑर्गेनिक ढंग से नहीं पढ़ी थी, है ना। और थर्ड ईयर में जो है इसने 4 बार, 3 बार तो थ्योरी के थ्रू और चौथी बार क्वेश्चन के थ्रू तूने उसकी प्रैक्टिस कर ली। तो जो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ या सारे टीचर्स बताते हैं कि भाई रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार थ्योरी समझने के बाद तो तूने 3-3 बार रिवीजन कर लिया इफेक्टिवली। तो यार रिसोर्सेज सारे बच्चे के पास होते हैं पर इसने यार जो यूज किया उन रिसोर्सेज का। दूसरी आपको शॉकिंग बात बताता हूँ, इस भाई का जो 660 नंबर इसके आए हैं, पूरा पेपर जो है इसका 2 घंटे करीब में खत्म हो गया था, पहले ही हो गया था। तो यार मैंने इससे पूछा तू क्या मतलब वहां कंप्यूटर लेकर गया था, कैलकुलेटर लेकर गया था, तूने किया क्या 2 घंटे में, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाई कैसे? बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीका, मैंने पहले कभी इसके ऐसा कोई तरीका नहीं सुना। कैसे किया तूने? इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेता है तू? पहले सर मेरा वो जो था बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट क्लास नर्सरी एलकेजी वहीं से ही मेरा जो मैथ का जो था वो मेरे ट्यूशन टीचर के कारण स्पीड बहुत अच्छा खासा था पूरा। तो ये बता नहीं रहा इसके क्या है, इसके 3 बड़े भाई हैं, इसके 2 है 3 है, 2 बड़े भाई हैं। तो इसके बड़े भाई जब मैथ्स की ट्यूशन पढ़ते थे ना तो ये साथ में उनकर बैठ जाता था कि यार ठीक है टाइम पास ही तो करना है, बैठ जाता हूँ कुछ कुछ सीख लेंगे। तो इसके बड़े भाई जब 6th क्लास में थे तो ये शायद 1st-2nd क्लास में होगा जिनके साथ तू बैठता था, वो 5th में थे तो ये 1st में थे। तो ये वहां से इसकी वो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई। दूसरी चीज जो मेरे को इसने बताई वो बस वाली कहानी बता अपनी कि घर पर आकर मस्ती करनी होती थी। होमवर्क जो भी होता था क्लास वगैरह का खेलने के हिसाब से तो वहीं पे ही बस में ही ऑलमोस्ट सारा जितने भी सब्जेक्ट का है सारा होमवर्क वहीं पे ही कंप्लीट करना मेनली। तो ये पूरे 40 मिनट के टाइम में पूरा ही होता। तो स्कूल से घर की जर्नी 40 मिनट की, काठमांडू का रहने वाला है, नेपाल का, है ना। तो ये 40 मिनट में बस में बैठकर सारा होमवर्क अपना खत्म कर जाता था, पूरी ताकत लगा देता था उसमें कि मेरे को घर पर जाकर मम्मी ये नहीं बोले कि यार बेटा होमवर्क कर ले, मेरे को नहीं करना पड़े, घर पर एकदम फ्री रहना है, अपने को होमवर्क नहीं से बचना है और घर में सिर्फ खेल कूद करनी है। तीनों बड़े भाई, मतलब दोनों बड़े भाई और ये मिलकर खूब मस्ती धमाल घर पे करते थे। तीसरी चीज इसने मेरे को और बताई,
कि जब ये रिवीजन लेक्चर देखता था तो तू क्या करता था उसमें? रिवीजन लेक्चर मतलब बीच में पॉज नहीं करना है, चल रहा है तो क्वेश्चन से पहले ही खुद को सॉल्व करना है, जो हो जाए वो आता है, जो नहीं हो जाए उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वो नहीं आता हमें। और फिर उसके बाद में रात के टाइम में हाँ। रात के टाइम में जब सब कुछ हो जाए तो आराम से बैठ के फिर उन्हीं को लिखो, उन्हीं को देखो मैक्सिमम। तो भाई समझे आप, मान लो कोई सा रिवीजन लेक्चर चल रहा है ना, तू रिकॉर्डेड देखता था कि लाइव देखता था? रिकॉर्डेड ही सारे के सारे। ये तो रिकॉर्डेड ही देखते थे, रिकॉर्डेड से पढ़ने वाला बच्चा है, क्योंकि इसको सारी चीजें तेज पढ़नी होती थी। तो ये पहली बात तो उसको 2x पे देखता था। दूसरी बात, मैंने कोई सवाल लिखाया, बोला कर लो, वेट किया 30 सेकंड, तो ये ऐसा नहीं कि पॉज करके पहले सवाल सॉल्व कर रहा है। जितनी देर में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका मानना जो है, और वो एकदम सही भी है, कि यार वो मेरा उससे जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए। और अगर मेरे से वो एक बार में सर से पहले सॉल्व हो गया तो मेरे को आता है, और अगर नहीं हुआ तो मेरे को वो नहीं आता। तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया। अब यहाँ पर बच्चे दो गलतियां करते हैं। पहली गलती तो वो स्पीड प्रैक्टिस की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है सर कर देंगे ना, बता देंगे, हो जाएगा, और मैंने एक बार आंसर निकाल दिया उसको, अबे हाँ मैं भी तो यही तरीका लगाने वाला था, मेरे को भी तो ऐसे ही आता था, मेरे से भी हो जाता है। ऐसे ही होता है मेंटालिटी। दूसरी बात जो वो गलती करते हैं, एक बार के लिए अगर आता भी है, यार इसको जो नहीं आता था इसने उस पर इतना फोकस किया, उसके स्क्रीनशॉट लेकर रखे, बाद में उनको एनालाइज किया मैं कहाँ कहाँ पे फंस रहा हूँ, और अपनी वो सारी गलतियों को इसने सही किया, सारी गलतियों को इसने इंप्रूव किया। तो कितनी प्यारे तरीके से, चलो इसके पास एक तो वो एडवांटेज था स्पीड का जो इसने बचपन से क्रिएट किया खुद के लिए, या हो गया या जो भी हुआ, पर इसके पास वो चलो थोड़ा सा एडवांटेज था, पर उस एडवांटेज को इसने एक्चुअल पेपर में कन्वर्ट किया इन सारी प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो भाई अब कैसा लग रहा है फाइनली जब 660 नंबर आ गए? तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छा फील है। तो यार ये जितने भी, जैसे बहुत सारे नेपाल के बच्चे इसको देखेंगे, है ना, पक्के से देखेंगे, क्योंकि नेपाल के इसरल में भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो यार नेपाल के बच्चों को कुछ मैसेज देना दो, मतलब कि कैसे वो नीट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर नेपाल स्पेसिफिक, इसको एकदम अपन अलग से इसको नेपाल के बच्चों को दिखाएंगे। मैक्सिमम तो सर वही ऑनलाइन क्लासेस वगैरह से लेके, हाँ। ऑनलाइन क्लासेस अगर कर लेंगे हाँ। तो सारा कुछ हो जाएगा। मैक्सिमम वहाँ का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम हो जाता है 11th-12th में। उससे पहले का तो अलग होता है, लेकिन 11th-12th में ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, बल्कि हल्का सा एडवांस ही रहता है वहाँ पे। और वहाँ का मैक्सिमम जो कल्चर है ना, वो PCB या PCM का नहीं है, ओके, PCMB का ही कल्चर है ऑलमोस्ट। सारे मैक्सिमम PCMB लेते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऐसा ही है। ओके, तो वो भी एडवांटेज ही होता है उनके लिए, क्योंकि मैथ के कैलकुलेशन अलग से बढ़ गए। और जैसे तो प्रधान है यार। और जैसे इंडिया में हमें ये दिखता है ना, जैसे 10th के बाद सीधा जंप आ जाता है 11th में, वहाँ पे नहीं आता है जंप। अच्छा, वहाँ पे स्टार्टिंग से ही 10th से जैसे चलता है। मैं जब 7th में था, 7th मेरा आखिरी वहाँ पे गया था, तब मेरे 12 सब्जेक्ट हुआ करते थे। ओहो, तो टफ है वहाँ की पढ़ाई, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में 10th तक का टफ माना जाता है, 11th-12th में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाता है वो। ओके, अच्छा, तो यार ये बहुत अच्छी बात मेरे को भी पता चली, मेरे को नहीं पता थी। अच्छा, अगर अब अपन बात करें, तूने इतने टाइम में पढ़ाई करी, तो ईसरल से तेरी सबसे ज्यादा मदद किस चीज में हुई? एक तो था सर जो रिकॉर्डेड लेक्चर था, उसकी स्पीड बढ़ा सकते थे आराम से। फिर जो क्वेश्चन बैंक जो था, उसमें वीडियोस वगैरह आते रहते थे। और यूट्यूब का भी देखता था पूरा, और बीच बीच में कॉल आते रहते थे इसके, कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इधर उधर कहीं भी रहता था, कॉल आता रहता था बीच बीच में। तो तू भटक गए इधर उधर से, तो वापस देखो पकड़ कर ले आते थे। तो मेंटर्स ने तेरी काफी हेल्प करी कि वो तेरे को एक उन्होंने डायरेक्शनल रखा कि यार पढ़ ले भाई, ऐसे मौके मत गवा, और अभी तेरे पास टाइम है तो तू पढ़ ले। उस टाइम मेन मतलब 2 टीचर थे, गीतिका मैम थी, एक शुभांगी मैम, ये 2 मेन टीचर थे। तो इन्होंने काफी तेरे को पुश करके रखा। तो ये अभी यहाँ पर आया तो भी इसने हमें नहीं बताया था, इसने गीतिका मैम को ही कॉल किया था कि मैं आया हूँ और सर लोग हैं क्या। तो फिर सरान सर से ही मिला था पहले, फिर सरान सर ने मुझे कॉल करके बताया, मैं कुछ काम में था, मैं फटाफट भाग कर आया। यार भाई अपने बच्चों से, और वो भी जब वो डॉक्टर बन जाते हैं, IITian बन जाते हैं, उसके बाद जो मिलने की फीलिंग आती है ना, ऐसे सीना चौड़ा हो जाता है और लगता है कि यार जो कर रहे हैं उसका कुछ तो इम्पैक्ट आ ही रहा है कि बच्चे ऐसे मिल रहे हैं। तो यार अगर मैं तुझसे लास्ट चीज पूछता हूँ कि अगर मान ले मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ 2024 और 2025 का, और मुझे 660 नंबर लाने या उससे ज्यादा लाने, 3 काम बता दे जो मेरे को करने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए इतने नंबर लाने के लिए। डिसिप्लिन चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, और जो डेली का लाइफ शेड्यूल जो होगा पूरा डेली का, वो एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब मेरे को डिसिप्लिन मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा लगातार करनी पड़ेगी। मतलब मैंने 3 दिन कर ली और मैं चौथे दिन नहीं कर रहा तो मेरी बैंड बच जाएगी।
और तीसरा तो बोल रहा है कि एक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल होना चाहिए हर एक चीज का। जैसे सोने का है तो एक फिक्स रहना चाहिए टाइम, इस टाइम से सोना है। खाने का टाइम है तो वो भी फिक्स रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन मन गया तो 3 बजे तक पढ़ लिए, एक दिन मन गया तो 11 बजे ही हो गया। मतलब सोने का शेड्यूल, खाने का शेड्यूल, पढ़ने का शेड्यूल एक हद तक काफी आपका सिमिलर होना चाहिए, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो यार ये बस आपके लिए मैंने इसको पकड़ लिया कि तू बता दे अब, क्योंकि भाई हम जैसे लाए, हमारी भी जिम्मेदारी है। अब तो कंपटीशन भी नहीं है किसी से कि हम उसको बता पाए। पर यार बहुत अच्छा लगा इससे मिलकर, इससे बातें कर और इसकी पूरी जर्नी जो है वो बाकी नीट एस्पिरेंट से थोड़ी सी अलग रही है। एक तो ये बीएससी में चला गया, साथ में बीएससी में इसने फोड़ा। और भाई इसका जो कॉलेज था बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का कॉलेज था। इसको कॉलेज रोज जाना पड़ता था, हफ्ते में 6 दिन इसको कंपल्सरीली कॉलेज जाना पड़ता था। और वो भी कितने बजे से कितने बजे तक जाता था तू कॉलेज? योगा का शेड्यूल फिक्स है, सुबह 5 से 6:30 तक। 5 से 6:30 योगा कर लिया अपन ने। फिर 7 से 7:30 ईयर्स का वो भी फिक्स है। फिर उसके बाद जो 9 बजे से लेके शाम को 12:30 बजे तक का क्लास, वो क्लास फिक्स है। और क्लास के बाद भी प्रैक्टिकल्स वगैरह कुछ होते थे 1 बजे के बाद। 2 बजे से लेके बीच में लंच टाइम मिल गया, फिर 2 से 5 या 2 से ऐसा नहीं, ज्यादा नहीं, 3 साढ़े 3 बजे 3 बजे तक। अच्छा, फिर उसके बाद तो हॉस्टल आ जाता था। फिर उसके बाद तो यार इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ मॉर्निंग आवर्स, मतलब तेरे करीब करीब 10 घंटे तो तेरे बीएससी में ही चले गए। और उसके बाद भी वहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो महीने में 2 या 3 फंक्शन होते ही थे जिनमें जाना भी कंपलसरी था। ओहो, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद एक मतलब मैं ऐसा देखता हूँ यार कि सर मेरी मम्मी ने ना मेरे को बीएससी में एडमिशन करा दिया, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा। जबकि तुम्हारे कॉलेज में ना अटेंडेंस कंपलसरी है, ना तुमसे कोई पूछने आ रहा, ना तुम्हारे घर पे कॉल जा रहे, ना कोई जोर जबरदस्ती हो रही पढ़ाई करने की, मतलब कि बुलाकर तुमको, इनको तो एग्जाम भी देने हैं, रोज जाना भी है, रोज योगा भी करना है। उसके बावजूद इस बच्चे ने निकाल लिया। अब जितने ही बच्चे बीएससी में जबरदस्ती एडमिशन जिन्होंने करवा दिया गया है और वो उसको बहाना बनाकर प्रिपेयर नहीं कर रहे, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है यार। ये तो बच्चा एकदम स्कूल के जैसे, जो कंपलसरी बोर्डिंग स्कूल होते हैं, इसकी यूनिवर्सिटी तो वैसी थी, उसके बावजूद भी इसने टाइम निकालकर जैसे तैसे कर टीचर से रिक्वेस्ट कर ये बता रहा था मेरे को कि सर आखिरी के 1.5 महीने में ना मैंने अपने टीचर से इतना रिक्वेस्ट किया और मेरे टीचर इतने अंडरस्टैंडिंग थे कि उन्होंने मेरे को वो मौका दे भी दिया और मैं आज डॉक्टर बन पाया उस चक्कर में। तो अगर ये रिक्वेस्ट करने जाता ही नहीं ना, अब यार किसी टीचर को ये थोड़ी ना पता चलेगा कि बच्चे के नीट करने की आगे, वो रिक्वेस्ट करने भी तुम्हें जाना पड़ेगा। और एक बार में नहीं माने होंगे इसके टीचर, मल्टीपल टाइम जिसने बोला सर प्लीज कर दो प्लीज कर दो। पहले से देखते थे कि क्लास में बैठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो उसका फर्क पड़ता है। तो अगर डॉक्टर बनने की आग है तो फिर कोई भी बहाना एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम बीएससी में हो, फलाना हो, ढिमाका हो, पढ़ाई अगर करनी है तो वो कहीं से भी हो जाती है, कैसे भी हो जाती है। उसका एक और एग्जाम्पल है। और 660 और यार ये 2 गोले गलत भर कर आया था, 10 नंबर तो इसके वैसे गायब हो गए। फिर कुछ क्वेश्चन में इसको लैंग्वेज में दिक्कत हो गई थी, मतलब अगर ये शायद कॉलेज में ना होता तो और 20-25 नंबर ऐड हो जाते हैं उसमें। पर 660 अमेजिंग नंबर है, बहुत अच्छा कॉलेज इसको मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई आगे की जिंदगी में तुम बहुत सारी जिंदगियां बचाओ, ये ही ब्लेसिंग है। बचाएगा भी सही यार, डॉक्टर से नोबल प्रोफेशन कुछ नहीं होता, डॉक्टर से जिम्मेदारी ज्यादा वाला कोई प्रोफेशन और नहीं होता, क्योंकि पूरा परिवार और सब कुछ उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो बहुत सारी चीजें आई होप सीखने को मिली होगी आज इनको। मेहनत करना, बहाने नहीं बनाना, स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है, रिकॉर्डेड से 660 नंबर आ जाते हैं, सब अपने पे डिपेंड करता है। अगर आप सिंसियर बच्चे हो तो मुझे ऐसा लगता है रिकॉर्डेड आपके लिए 10 गुना ज्यादा बेनिफिशियल है लाइव के कंपैरिजन में। अगर डिसिप्लिन है, अगर कंप्लीटली तो रिकॉर्डेड बेस्ट है, क्योंकि आप मल्टीपल तरीके से उसको यूज कर सकते हो। अपने टाइम पर कर सकते हो और अपनी स्पीड पर कर सकते हो और मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। तो यार हर तरीका सारे अवेलेबल हैं, बस आपको खोजना पड़ेगा आपके लिए क्या काम करता है, और फिर जो काम कर रहा है उसके पीछे पर अगर आपको तैयारी करनी पड़ेगी तो आप डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, और भी चीज थी सर, मतलब मेरे को डेली के हिसाब से टाइम नहीं मिलता था, तो इसलिए मैं वीकली टाइम डिसाइड करता था कि मेरे को वीकली चाहिए 40 से 50 घंटे। ओके, डेली अगर नहीं, मतलब वीक में अगर बीच में 6 दिन में नहीं पूरा हो पा रहा तो 7वां दिन है मेरे लिए, फिर संडे का दिन लग जाएगा एकदम पागलों की तरह लग कर पढ़ाई कर लेगा। तो यार ये तो मतलब जिसको वीकली टाइम मिल रहा है ना, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि डेली टाइम टेबल्स नेवर वर्क। क्योंकि अगर मान लो मैंने आज टाइम टेबल बना दिया और वो मेरा फॉलो नहीं हुआ ना, तो मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ, यार मेरा तो हुआ ही नहीं। और वहीं पे अगर मेरे पास 7 दिन का टारगेट है कि यार 7 दिन में मेरे को 70 घंटे, 80 घंटे, 60 घंटे पढ़ने हैं, पहले दिन मैंने मक्कारी काट ली, मैं 5 ही घंटे पढ़ा, तो अगले 6 दिन का मेरे पर प्रेशर रहता है। तो मैं दूसरे दिन सीरियसली पढ़ता हूँ कि यार अभी मेरे को, अभी बहाना नहीं मार सकता ना। ऐसे तो क्या कि यार कल वेस्ट हो गया था, ठीक है आज भी नहीं पढ़ता हूँ, कल से पढ़ लूंगा, इसमें तुम बहाना नहीं मार सकते। तो हमेशा
वीक में कितने घंटे पढ़ने हैं इसका टारगेट हमेशा अपने पास होना चाहिए। मेरे हिसाब से और 10 घंटे प्लस तो पढ़ना ही चाहिए। इसकी तो मजबूरी थी, ये इसलिए नहीं पढ़ता था। तुम्हारे तो कोई मजबूरी नहीं है। 70 प्लस आवर्स तो अभी से एटलीस्ट नवंबर या दिसंबर तक मिनिमम 10 घंटे, और उसके बाद 12-14 घंटे का तुम्हें एवरेज निकालना पड़ेगा। इसके टाइम पर 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया अभी, फिर अब हो जाएंगे 23-24 लाख, ये पक्का है। हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन तुम्हारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो यार पढ़ लो, और जो जैसे जहां पर मिल रहा है उससे पढ़ लो, बस पढ़ लो यार, रुको मत, ठीक है। ऑल द बेस्ट।